बचपन से ही हमने सुना है कि कानून के घर में देर है, अंधेर नहीं है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ऐसी तमाम वाकया हमारे सामने बताया जाता है और हमें समझाया जाता है कि कानून वास्तव में बचा हुआ है। इस समय हम सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में खड़े हैं। हमारे पीछे आप सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग देख सकते हैं और जो परिवार ठीक इस बिल्डिंग के आगे खड़ा है, ये छावला गैंगरेप में जो पीड़िता थी उसका पूरा परिवार है। ये माताजी हैं, ये उनके पिता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक बहन जुड़ी हुई हैं उस केस से, वो भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि छावला गैंगरेप में जो तीनों दोषी थे उनको आरोपी करार देते हुए दिल्ली के पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, फिर हाई कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया था और सजाए मौत का फैसला सुनाया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है कि वो तीनों दोषी बरी किए जाएंगे। इस फैसले के बाद से परिवार बहुत आहत है और निश्चित तौर पर जब ऐसे फैसले आते हैं तो एक सवालिया निशान भी खड़ा हो जाता है कि क्या वास्तव में न्याय हो पा रहा है क्या। सबसे पहले परिवार से बात करेंगे, चूँकि बात करने में भी ये परिवार असमर्थ है, लेकिन फिर भी बात करके जानना चाहेंगे कि क्या मामला है, क्या हो रहा है और इनके ऊपर क्या बीत रही है। जब इतने लंबे अवधि तक 10 वर्षों से आपको न्याय की आकांक्षा लेकर के आप सुप्रीम दरवाजे पर आती हैं और खटखटाती हैं और ये फैसला निकल कर के सामने आता है, क्या दुख होता है? ये बहुत दुख होता है, बहुत दुखद घटना है ये। मतलब हम बड़ी उम्मीद लेके न्याय के दरवाजे पर पहुंचे थे कि चलो आज हमें न्याय मिल जाएगा, पर यहाँ आके देखा तो ये न्याय नहीं हुआ। बिल्कुल हताश कर दिया इन्होंने हमको, बिल्कुल बरी कर दिया उनको। निचली अदालतों से मतलब फांसी की सज़ा सुनाई थी, यहाँ से बिल्कुल वो कर दिया। तो इसमें एकदम से मतलब हमारे तो जैसे बोलते हैं ना, पैरों तले ज़मीन खिसक गई, वही हाल हो गए हमारा। तो न कुछ समझ में आ रहा है कि क्या करे खाना। ये कोई वजह हो तो मेरी लड़की जिंदा हो तो तब तो हम कहें चलो भाई कोई बात नहीं, वो हमारे पास है तो कोई बात नहीं, उनको बरी कर दिया। पर न जब वो हमारे पास है न कुछ मतलब सब चीज़ उनके खिलाफ था, तो आज हमें इंसाफ देना चाहिए था इन लोगों को। इन्होंने हमें ही खुद फांसी पर चढ़ा दिया। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे। मैडम क्यों ऐसे फांसी की सज़ा को मतलब पलट दिया। औरों के लिए कानून बदला, दामनी के उस मानी से कानून बदला था, हमारे लिए कानून ऐसे उल्टा कर दिया कि जो मतलब मुजरिम है उनको इंसाफ दे वो दे दिया, हमें मतलब फांसी सुना दी। बाकी क्या बोला बहन से जजों को। दर्शकों को जब शुरुआत में मैं बताता, लेकिन चूंकि परिवार बगल में ही खड़ा था इसलिए मैं वाकया दोहराना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं दोहरा देता हूँ। दिल्ली का छावला जगह था, 10 साल पहले की बात है। उत्तराखंड की एक बेटी, उसका अपहरण किया जाता है 3 दरिंदों द्वारा। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ दरिंदा। 3 दरिंदों द्वारा वहसीपन किया जाता है उस लड़की के साथ, तेज़ाब डाला जाता है उसकी आंखों में। दिल्ली की निचली अदालत और हाई कोर्ट के द्वारा उसको सजाए मौत सुनाई जाती है और आज सुप्रीम फैसला आता है, बाइज्जत बरी। ये परिवार था। बातचीत करने में माताजी असमर्थ हैं। पिताजी से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या सोच रहे हैं। क्या अब लग रहा है कि न्याय नहीं है क्या? अब जो है हमारा हिंदुस्तान का न्याय व्यवस्था जो है ख़त्म हो गया है, क्योंकि न्याय करने वाले अन्याय में चले गए हैं और रिश्वत लेने लग गए हैं। और जो दुखद परिवार है उनको साथ में सपोर्ट ना करने के वजह मुलजिमों के साथ में सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारा समाज के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो ख़राब है। रही बात निर्भया की, उसके साथ में जैसे कहते हैं कि भाई दोनों हाथ लड्डू, भाई मीडिया का भी साथ था, पब्लिक का भी साथ था और नेताओं का भी साथ था। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया रात के 12 बजे, वो भी साथ था। हमें तो दिन में अंधेरे में बिठा दिया है, दिन दहाड़े। हम तो उम्मीद लेके आए थे कि आज हमें न्याय मिलेगा और उन्होंने जो है हमें अन्याय कर दिया हमारे साथ में, मुलजिमों के साथ में सपोर्ट। इसका मतलब रिश्वत ले रहे हैं और आगे जनता का विश्वास ख़त्म हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, न्याय से, क्योंकि न्याय मिलना नहीं है। जिस तरह आज मेरे साथ में बीत रही, मुझ पे बीत रही है, उसे आगे आने वाली पीढ़ी के साथ में भी, आगे आने वाले बच्चों के साथ में भी, आगे आने वाले कई किरण ऐसे होंगे जो
इन दरिंदों के शिकार बनेंगे और उनको न्याय नहीं मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसलों पर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते, प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, ये एक बात है। मैं तो लगाऊंगा, मुझ पे बीती है। मेरी लड़की आज हमारे साथ में नहीं है, अगर हमारे साथ में होती है तो अलग मैटर होता है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये कहाँ का कानून कि जहाँ पे एक पीड़ित परिवार को आज सपोर्ट करना था, कानून व्यवस्था ने वहीं पर मुलजिमों का सपोर्ट कर रही है। मुलजिम निडर हो जाएंगे, कहीं भी क्राइम करेंगे, कहेंगे यार 5 साल 7 साल 10 साल की जेल हो जाएगी, तिहाड़ हो जाएगा, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, क्योंकि हमारा कानून व्यवस्था मुलजिमों का साथ देने में आगे रहता है। आप देख सकते हैं कि ये वो पिता हैं, इनकी आंखों पे मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि फोकस करके दिखाएं एक बार। काफ़ी भावुक हैं, उसके बाद भी अपनी बात रख रहे हैं। मैं आगे इनसे बात नहीं करूँगा क्योंकि ये असमर्थ हैं और निश्चित तौर पर ये मानवीयता के भी खिलाफ होगा कि जब आप प्रश्न करते हैं एक ऐसे परिजन से जो कि बात करने की अवस्था में ना हो, उसके बाद भी आप बात करें। मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं जो कि इस केस के साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, मैं आपसे पूछूंगा कि पहले तो आप ये बताइएगा कि क्या वास्तव में ये न्याय है, और दूसरा इन परिजनों की हालत को देखते हुए अब क्या आप एक्शन आगे लेने वाले हो? देखिए, ये न्याय तो कहीं से भी नहीं है, और ये लचर हमारा जो न्याय व्यवस्था है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज तक हम फिल्मों में ये चीज़ें देखते थे, और अब हमने आज पहली बार ये रियल में हमने इस तरह की चीज़ें देखी हैं कि जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट जो है, जिन्होंने अन्याय किया है, उनके साथ खड़ी हो गई है। ये तो किसी भी रूप से आप न्याय नहीं कह सकते इसको। ये तो एक हमारा दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर हम न्याय का मंदिर हम उसको कहते हैं, वहाँ से अगर इस तरह की चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं, इस तरह का न्याय बाहर निकल कर आता है, तो ये तो अत्याचार है, सरासर अत्याचार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जनता जो है वो आंख बंद करके भरोसा करती है और प्रश्न चिन्ह खड़ा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्याय की मूर्ति है, साक्षात न्याय मिलता है यहाँ से। निर्भया के केस में ऐसा देखने को मिला था कि जो फैसला था वो काफ़ी बेहतर आया था, और ऐसा माना जा रहा था कि ऐसा ही फैसला ये छावला गैंग रेप में भी आएगा, लेकिन ये निराशाजनक फैसला आया है। इसके बाद आप क्या सोच रहे हो कि आगे क्या एक्शंस लेने? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे देश में ये तो साबित हो चुका है कि गरीब होना एक अभिशाप है। जी। अगर आपके साथ जनता है, अगर आपके पास नेता है, अगर आपके पास मीडिया है, तो आपको न्याय मिलेगा। और अगर आप गरीब हैं, आपके साथ कोई सपोर्ट में खड़ा नहीं है, तो वो न्याय बिल्कुल मिल ही नहीं सकता है। ये साबित हो चुका है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को ये जो उन्होंने उनकी वर्डिक्ट आई है, वो किस बेस पर आई है? वो जिस भी बेस पर आई है, क्या जो लोअर कोर्ट से वो उनका जो उन्होंने न्याय दिया था वो गलत था? जो हाई कोर्ट में जो न्याय दिया था, जो फांसी की सजा सुनाई थी, क्या वो गलत था? क्या वहाँ पर सबूत नहीं दिए गए थे? अब ऐसे कौन से वो सबूत हैं जिसके बेस पर उन लोगों को फांसी की सज़ा से मुक्त कर दिया गया है और बाजियत बरी कर दिया गया है? आगे की अपील का क्या आप लोग सोच रहे हैं कि आगे बड़ी बेंच के लिए अपील करें? बिल्कुल, अब आगे अपील करने की बात की जा रही है। आज तो शाम तक तो कोर्ट का पूरा जो भी उन्होंने निर्णय दिया है उसकी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद जो है चारू मैम जो भी डिसीजन करेंगे उसमें काम किया जाएगा। चारू मल्होत्रा आपकी वकील? हाँ जी। हम लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी। मैं तो ये कहती हूँ अब ये नारा देना चाहिए कि बेटी बचाओ घर पे बिठाओ। आप ये बताइए कि हम बड़ी लड़कियों के लिए कहते हैं कि उनके कपड़े ख़राब थे इसलिए रेप हो गया, है ना? जो पैदा हुई बच्ची होती है उसको उसके लिए आप क्या कहेंगे? हॉस्पिटल में रेप होते हैं, 5 साल की बच्ची के साथ रेप होते हैं, कॉलेज जाने वाली बच्चियों के साथ रेप होते हैं, घर में बैठी हुई औरतों के साथ रेप होते हैं, 80 साल की बुढ़िया के साथ, बुजुर्ग के साथ रेप होता है। वो क्यों होता है? सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज को जागरूक होना होगा और जेंडर इक्वलिटी पे काम करना पड़ेगा। हर एक घर को ये बताना पड़ेगा कि सिर्फ उनकी माँ और बहन रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है, इज्जत के काबिल नहीं है। समाज की हर बेटी, हर औरत, हर बुजुर्ग जो है आपका इज्जत के काबिल है, और ये घर से शुरू होगा। अपने घर में आप बच्चों को ये शिक्षा दीजिए। और उससे पहले मैं अपील करूँगी ऐसे जो है पतियों के मैं बोलूँगी, ऐसे पिताओं को मैं बोलूँगी, घर में जो औरतों के साथ हिंसा करते हैं उसका बहुत बड़ा जो है बच्चे पे असर होता है, और इससे वो निकलें
और मैं चाहती हूँ कि इस केस में भी इसको यहाँ बंद ना कर दिया जाए, इसको आगे मैं समाज से रिक्वेस्ट करती हूँ, हर एक समाज के हर एक तबके से, हर एक इंसान से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस न्याय के खिलाफ जो ये वर्डिक्ट कोर्ट की आई है, सुप्रीम कोर्ट की आई है, इसके खिलाफ लड़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारे घर घर में बच्चियाँ जो है अनसेफ हो जाएंगी, असुरक्षित हो जाएंगी, और हर एक क्रिमिनल ये सोचेगा कि उसको पूरा अधिकार है ये कृत्य करने का, वो कुछ भी कर सकता। 10-15 साल की अगर कैद हो भी जाती है और वहाँ उसको अगर सुविधा मिल जाती है तो उसका तो जीवन पूरा निकल गया ना। तो उसको ऐसी बच्चियों को न्याय देने की, जो कि हज़ारों की लाखों की तादाद में ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में पड़े हुए हैं, जहाँ पे पेरेंट्स न्याय मांगते मांगते मर जाते हैं और न्याय नहीं मिलता। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि इस पर दोबारा से गौर किया जाए। हो सकता है आपका कुछ तथ्यों पर आपकी नज़र ना गई हो, या आपने गलती से ये वर्डिक्ट आपने दे दी हो, और आपको इस पे दोबारा से काम करना चाहिए और दोबारा से इस केस को, जो कि बहुत जघन्य अपराध उन लोगों ने किया था, उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। मैडम, तमाम ऐसे नेता भी हैं जो कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है, सामाजिक ढांचे पे नहीं ध्यान देते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि रात में बाहर मत निकलो। पिता है, मैं भी अगर भाई हूँ तो मैं भी अपनी बहन से मना करता हूँ कि 10 बजे के बाहर मत निकलो, ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है। लड़कियों के बारे में कंप्लेंट कर, देखो छोटे कपड़े पहन के जा रही है, इसलिए मन मचल गया होगा। इस पर क्या कहेंगी? क्या ये सामाजिक जो है ये भावना बन चुकी है लोगों के अंदर, या फिर वास्तव में लड़कियों की गलती है? देखिए, मैं लड़कों से गलती हो जाती है। देखिए, जिन लड़कों से गलती हो जाती है उनको समाज में जीने का हक नहीं है, और जो ऐसी गलतियों को बढ़ावा देते हैं उनको भी समाज में जीने का हक नहीं है। उनको तो चौराहे पे लाकर पूछना चाहिए कि आपके घर में बहू बेटियां नहीं हैं। सबसे बड़ी बात मैं यही कह रही थी, अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैंने यही चीज़ कही थी कि हर घर में शिक्षा ये होनी चाहिए कि आपकी बेटी, आपकी माँ, आपकी दादी, आपकी बुआ, आपकी मौसी रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है। आप कहते हैं छोटे कपड़ों की बात, वो पैदा हुआ बच्चा, कौन से कपड़ों की आप बात करते हैं, उसका कौन सा अंग विकसित हो जाता है कि एक दरिंदा उसको देख कर उसके साथ रेप कर बैठता है? एक बुजुर्गा जो 80 साल की होती है, उसमें उसको ऐसा क्या नजर आता है? ये हमारी समाज की विडंबना है, ये हमारे समाज का कुरीतियाँ हैं, जो हम अपने बेटों को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना हम बढ़ावा देते हैं, और बेटियों को 4 कदम पीछे खींच लेते हैं। क्यों? बेटियां अगर छोटे कपड़े पहन के, तो वो उनका अधिकार है, वो जैसे मर्जी वैसे जिए। आप अपने बच्चों को ये सिखाइए कि आदर किसको बोलते हैं, सम्मान किसको बोलते हैं। बिल्कुल, और ये करना चाहिए। जब हम रात में कहते हैं कोई लड़की, कोई बेटी बाहर निकल रही है, तो हम कहते हैं कि 10 बजे के बाहर मत निकलो। तो क्या हम बेटों को कह दें कि 10 बजे के बाहर तुम बाहर मत निकलो, 10 बजे के बाद तुम बाहर नहीं जा सकते हो, ताकि बेटियां खुले में घूम सके? ये महत्वपूर्ण होगा। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन माना जाएगा कि समाज सुधर रहा है। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानती हूँ। मेरे स्कूल्स, कॉलेजेस, स्लम्स में मेरे प्रोग्राम्स चलते हैं, मैं वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात करती हूँ, मैं उनको समझाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर लोअर तबके के लोग भी आते हैं। वहीं पर मैं ये चीज़ें समझाती हूँ, बताती हूँ कि आप जो लिंग भेद है इसको ख़त्म कीजिए। ये जब ख़त्म होगा तो हमारे समाज से ऐसे जो ये सिक मानसिकता है, जो गंदी मानसिकता, वो भी ख़त्म हो जाएगी। जब हर घर में ऐसी शिक्षा दी जाएगी तो ये इस तरह की मानसिकता को हम रोक लगा सकते हैं। और अगर हमें आगे का समाज अच्छा चाहिए, सुलझावा चाहिए, साफ चाहिए और बेटियों के लिए सुरक्षित चाहिए, तो हमें आज से बदलना पड़ेगा। अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बेटों को, अपने बेटियों को, अपने पति को, पत्नी को, हर किसी को बदलना पड़ेगा, तो ही हम समाज में सुधार ला सकते हैं। तो ये दिल्ली के जो छावला में गैंगरेप हुआ था, उसके परिजन, उस बिटिया के परिजन हमारे साथ मौजूद थे। साथ ही साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता जो इस केस के साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद थी। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला आया है, जिसमें 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर किन तथ्यों पर यह फैसला लिया गया। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अमृत प्रकाश, नेटवर्क न्यूज़, दिल्ली।